इसी में थोड़ा और स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में जो हम वसा पढ़ रहे थे उसी वसा में थोड़ी बहुत पोर्शन और थोड़ा बहुत और रह गया है, तो उसी वसा को थोड़ा बहुत और कवर कर लेते हैं। सुनना ज़रा, और वसा में क्या क्या चीज़ें रह गई हैं तो उनको देख लेते हैं। हम पढ़ रहे थे सरल लिपिड पर, और उसी सरल लिपिड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है कि सरल लिपिड की चर्चा हम कर रहे थे, और सरल लिपिड में हमने 2-3 बातें आपको बताई थी कि सरल लिपिड में क्या क्या होता है। हमने आपको 2-4 बातें सरल लिपिड की बता दी थी। अब इसी सरल लिपिड में 1-2 पॉइंट और हैं, इनको और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 2 पॉइंट सरल लिपिड में रह गए हैं। एक आपका रह गया है कि जो आपका साबुनीकरण की प्रक्रिया है वह किस प्रकार से होती है। तो साबुनीकरण की प्रक्रिया भी जो वनस्पति तेल हैं, उन वनस्पति तेलों के साथ जब हम, ध्यान रखना, जब हम वनस्पति तेलों के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। कैसे, सुनना। जो आपका NaOH या KOH, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड या जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसकी क्रिया यानी इसके द्वारा जब हम क्या करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। जो आपका वनस्पति तेल हैं, जो भी आपके वनस्पति तेल हैं जो प्राप्त किए जा रहे हैं, जब उन वनस्पति तेलों का क्या करा देते हैं, जल अपघटन करा देते हैं। किसके साथ, NaOH या KOH के साथ जब हम जल अपघटन करा देते हैं, तो इसी की क्रिया के फलस्वरूप क्या बन जाता है, आपका साबुनीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है, और जल आपका क्या है, बाहर निकल जाता है। और जो साबुन, भाई जल अपघटन, जल को क्या कर देते हैं, अपघटित, तो जल बाहर निकल जाता है और साबुन आपका क्या है, शेष बच जाता है। तो याद रखना, जब NaOH या KOH की उपस्थिति में जब वनस्पति तेलों का क्या कराया जाता है, जल अपघटन कराया जाता है, तो उससे जो निर्मित होते हैं वनस्पति तेल, और वनस्पति तेल क्या है आपकी, ये आपकी पादाप वसाएं हैं। तो पादाप वसाओं का जब KOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब जल अपघटन कराया जाता है, तो उसकी क्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद प्राप्त होता है, वही उत्पाद क्या कहलाता है, साबुन, और वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। तो ये बात समझ में आ रही होगी। क्या बताया हमने आपको, हमने कहा कि जो आपका KOH है या आपका NaOH है, इसके माध्यम से क्या कराया जाए, जल अपघटन कराया जाए। जब जल अपघटन कराया जाएगा तो जल अपघटन के माध्यम से जो वनस्पति तेल होंगे, पादाप जिसको हम कहते हैं, पादाप वसाएं या आपकी वनस्पति वसाएं कहते हैं, उन वसाओं का जब जल अपघटन करा देते हैं, तो आप जल अपघटन कराने पर क्या पाते हैं, साबुन पाते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। तो ये तो एक लाइन का स्टेटमेंट था, आपने पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे नंबर पर इसी में पॉइंट क्या आता है, थोड़ा सा वो समझते हैं। सुनिए, यहाँ पर एक पॉइंट आपका पूछा जाता है कि पादाप कोशिकाओं में, ध्यान रखना, यहाँ पर जो पादाप कोशिकाएं हैं, ये पादाप कोशिकाओं में आपको हमने बताया था कि पादाप जो कोशिकाएं हैं, इन पादाप कोशिकाओं में जो आपका जब पादाप जो कोशिकाएं होती हैं यहाँ पर, और जो जंतु कोशिका होती है वहाँ पर, तो जंतु कोशिका में भी हमने आपको बताया था कि जंतु कोशिका के अंदर, ध्यान रखना कि जंतु कोशिका के अंदर जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड हैं वह पूर्ण रूप से क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो वनस्पति या पादाप वसाएं हैं, जो पादाप वसाएं हैं, उनके जो आपके हाइड्रोजन के अणु रहते हैं वह क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, यही बताया था। इसमें कहा जाता है कि यदि आप जो पादाप कोशिकाओं के पादाप कोशिकाओं में यदि हाइड्रोजन के बॉन्डों को क्या कर दो, आप फुलफिल कर दो, तो इनसे क्या प्राप्त किया जा सकता है, इनसे वनस्पति घी भी प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार से आप जो जंतु वसाएं हैं, उन जंतु वसाओं से क्या प्राप्त करते हो, घी या मक्खन प्राप्त करते हो, ठीक इसी प्रकार से यदि पादाप कोशिकाओं के अंदर यदि जो हाइड्रोजन के बॉन्ड खाली हैं, उन हाइड्रोजन के बॉन्डों को फुलफिल कर दिया जाए, हाइड्रोजन के बॉन्ड जो आपके खाली पड़े हुए हैं उनको यदि पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाए, फिल कर दिया जाए, तो वह आपके किस में बदल जाते हैं, वनस्पति घी में बदल जाते हैं। तो ये भी आपने पढ़ा होगा कि तेल जो है, वही तेल किसका काम करता है, साबुनीकरण का काम करता है, और उसी तेल, उसी पादाप कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, वनस्पति घी का निर्माण होता है। वर्तमान समय में ध्यान करो, वनस्पति घी का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जा रहा है, और वनस्पति घी किससे प्राप्त किया जाता है, जो पादाप वसाएं होती हैं,
इन पादप वसाओं के हाइड्रोजनीकरण से जो भी उत्पाद आपको प्राप्त होता है वह उत्पाद क्या कहलाता है? वह उत्पाद वनस्पति घी कहलाता है। तो याद रखना इसको कि वनस्पति घी कहाँ से प्राप्त होता है। तो वनस्पति घी जो प्राप्त होता है उस वनस्पति घी को आपको याद रखना है कि जो पादप कोशिकाएं हैं, इन पादप कोशिकाओं में हाइड्रोजनीकरण के कारण जो आपका बॉन्ड होते हैं वो बॉन्ड क्या हो जाते हैं? फुलफिल हो जाते हैं, और फुलफिल होने के कारण ये किस में बदल जाती हैं? वनस्पति घी में बदल जाती हैं, क्योंकि ये हमने कल आपको जोड़ के इससे ये पॉइंट बता रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट और लिखना है, समझना जरा। एक लास्ट पॉइंट क्या है, इस लास्ट पॉइंट को और समझते हैं, सुनिए। ध्यान रखना, वसा प्रधान भोजन। जो वसा प्रधान भोजन होगा मतलब जिसमें वसा की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। तो जब वसा प्रधान भोजन रहेगा वसा की मात्रा अधिक होगी, और वसा की मात्रा अधिक होगी तो समझ सकते हो आप, जब वसा की मात्रा अधिक होगी, वायु में जब आप उसको खुला रखोगे, वायु में उपस्थित क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसके वसा युक्त भोजन से क्या करती है? आपकी ऑक्सीजन क्रिया करती है, और जब ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया करती है, ध्यान करो हमने आपको क्या कहा था कि वसा का जो संरचना सूत्र है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसके कारण ये जल में क्या होती है? आपकी अघुलनशील होती है। तो जब वायुमंडल में इसको खुला रख दोगे तो वायु जो ऑक्सीजन होगी वो इससे क्या करेगी? क्रिया करेगी, और इससे जब क्रिया करती है तो इसको किस में बदल देती है? इसको डिकम्पोज करने का काम करती है जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है, यानी इस खाद्य पदार्थ को जल्दी खराब कर देती है। तो ध्यान रखना, यदि हम कहें यहाँ पर तो याद रखना, वसा प्रधान जो भोजन होगा वह वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत क्या हो जाता है? बदबूदार हो जाता है। मतलब अधिक समय तक इसको खुला नहीं रख सकते, ये क्या हो जाता है? आपका बदबूदार हो जाता है, और इसमें से एक अलग सी स्मेल आने लगती है, गंध आने लगती। तो याद रखना, इसमें नाम लिखा है विकृत गंधी। तो ये विकृत गंधी का मतलब है कि जो आपका वसा युक्त भोजन ऑक्सीजन कब विकृत गंधी हो जाता है? विकृत गंधी मतलब विभिन्न एक विशेष प्रकार की गंध, स्मेल आने लगती है, और वह विकृत गंधी उसको ही कहते हैं। तो किसके प्रभाव से? वायुमंडल की खुली ऑक्सीजन के संपर्क में आने की वजह से। बात समझ गए? क्या कहा? वसा प्रधान भोजन जिसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, फैट जिसमें अधिक होता है। देखते हो आप, दूध है, दूध में आपका क्या है? वसा अधिक है। दूध को आप खुला वायु में छोड़ देते हो और अधिक थोड़े समय के लिए छोड़ देते हो, उसको यदि फ्रिज में नहीं रखते हो तो उसमें से अलग सी स्मेल आने लगती है, वो खट्टा खट्टा स्मेल देने लगता है, दही में बदलने लगता है। तो किसके कारण? वायु से क्रिया करके, वायु में क्या है? ऑक्सीजन है, जिसके कारण से वह दूध क्या है? आपका खराब हो जाता है। ये तो डेली के प्रोसेस हैं जो आप इनको समझते हैं। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट और है, उस लास्ट पॉइंट को और समझते हैं इस सरल लिपिड के अंतर्गत। ये अभी सारे पॉइंट आपके सरल लिपिड के ही चल रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट है, जरा समझना, जो मनुष्य या अन्य स्तनधारियों की त्वचा है, समझना, ये मनुष्य या स्तनधारियों की त्वचा है, इस त्वचा के नीचे एक हल्की परत पाई जाती है। जब ये जो आपकी चमड़ी है, ये जो चमड़ी है, इस चमड़ी के नीचे हल्की सी एक लेयर पाई जाती है जिसको आप परत कहेंगे। उस परत को क्या कहते हैं? एक प्रकार से इस त्वचा के नीचे पाई जा रही है तो अधिस्तर कहते हैं। तो अधिस्तरीय त्वचा कह दें या अधि त्वचा स्तर कह दें, या उसको हम बोलते हैं जो उसकी बुक्स की भाषा में उसको डिपो त्वचा स्तर बोल देते हैं। डिपो त्वचा स्तर की मेन जो डिपो है, मतलब डिपो का मतलब है एक स्थान है। तो यहाँ पर हम इसको मान लें कि जो आपकी सरल लिपिड के अंतर्गत ही एक पॉइंट पढ़ना है, जो मनुष्य के शरीर के अंदर जो त्वचा है या जीव जंतुओं की जो त्वचा है उसके अंदर, इसी त्वचा के ठीक नीचे एक और आपका स्तर पाया जाता है। उस स्तर को क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसको कहते हैं अधस्थ त्वचीय। तो अधस्थ त्वचीय स्तर उसको कहा जाता है। इसको अधस्थ त्वचीय स्तर कह दें, या इसको ही कहा जाता है डिपो स्तर, या इसको कहते हैं डिपो त्वचीय स्तर, इसको कहते हैं डिपो त्वचीय स्तर। तो ये दो नामों से जाना जाता है। अधिकतर इसको अधस्थ त्वचीय स्तर कहते हैं। तो ये अधस्थ त्वचीय स्तर का काम क्या है वो समझते हैं। ये अधस्थ त्वचीय स्तर का जो काम होता है, इसका मतलब आपको समझना है। देखना जरा क्या है, सुनो। ये जो अधिस्त्वचर स्तर है, ये जो अधिस्त्वचर स्तर है, ये जिस रूप में पाया जाता है, ये जो आपका जो शरीर की त्वचा है, उस शरीर की त्वचा के नीचे एक अधस्त्वचीय स्तर है।
यह किस रूप में पाया जाता है? ये जो है ये भी बसा है। ये जो आपका शरीर के नीचे जो आपकी जो स्किन दिख रही है, इसके अंदर आपकी एक अधस्थ त्वचीय स्तर है। ये अधस्थ त्वचीय स्तर में क्या पाया जाता है? तो यह भी एक बसा की बनी होती है। उस बसा का नाम क्या है? उस बसा का नाम सुनना, जिस बसा से ये निर्मित होती है उसका नाम है आपका पेनिकुलम। याद रखना आपका पेनिकुलम, उसका नाम क्या है? पेनिकुलम। एडिपोसस। तो याद रखना क्या नाम है उसका? पेनिकुलम एडिपोसस। अब इसका नाम जो पेनिकुलम एडिपोसस है, इसका काम आपको समझना है कि ये पेनिकुलम एडिपोसस का काम क्या है। सुनना, शरीर की त्वचा के नीचे एक अधस्थ त्वचीय स्तर पाया जाता है। वह किसका निर्मित होता है? वह निर्मित होता है जो आपकी वसा है पेनिकुलम एडिपोसस की। ये पेनिकुलम एडिपोसस का क्या काम होता है? जब भी कोई व्यक्ति व्रत वगैरह रहता है, उपवास रहता है, तो एक व्यक्ति यदि मैक्सिमम कितने दिन तक, तो एक सामान्य व्यक्ति 12 दिन तक क्या कर सकता है? उपवास कर सकता है। और 12 दिन तक उस व्यक्ति को भोजन के रूप में कौन सी आपकी वसा है जो संचित ऊर्जा के रूप में रहती है, वह बदलती रहती है। किसमें? वही वसा संचित ऊर्जा जो रहती है वही कार्य करने की ऊर्जा के रूप में बदलती रहती है। तो यह वही आपकी वसा है जो इस अधस्थ त्वचीय स्तर में पाई जाती है। यही वसा व्यक्ति के 12 दिन तक यदि व्यक्ति उपवास करता है तो इसी त्वचा को क्या करता है? इसी वसा का क्या करता है? वह उपभोग करता है। किसके रूप में? एनर्जी के रूप में प्रयोग करता है। आप सोचो, जो ग्लूकोज आपका यकृत के पास ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो रहा है, वो यकृत के पास वह ग्लाइकोजन आपके व्रत के आधे दिन में ही क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ये बात हमने कल भी बताई थी। लेकिन यदि व्यक्ति एक दिन से अधिक उपवास करता है, 2, 3 दिन, 4 दिन, 9 दिन, 12 दिन क्यों कर पाता है? तो उसका रीजन है त्वचा के नीचे एक अधस्थ त्वचीय स्तर है, जिसके नीचे जो आपकी जो निर्मित होती है वह किससे निर्मित होती है? वह पेनिकुलम एडिपोसस से निर्मित होती है, जिसको हम इसको ही कहते हैं पेनिकुलम एडिपोसस। ये एक प्रकार की वसा है। यह किसमें कन्वर्ट होती रहती है? ये बदलती रहती है। किसमें? व्यक्ति को, मनुष्य को जब व्रत रहता है लगातार 10 दिन 12 दिन, तो मैक्सिमम 12 दिन तक ये आपका क्या करती रहती है? काम करती रहती है। और व्यक्ति क्या होता जाता है? दुबला पतला होता जाता है। लेकिन यही घुर घुर कर, यही क्या है? आपकी त्वचा एनर्जी के रूप में, यही जो वसा है यही एनर्जी के रूप में क्या है? आपकी परिवर्तित होती रहती है। जबकि ग्लूकोज का जो परिवर्तन ग्लाइकोजन में होता है, वो केवल जो ग्लाइकोजन है वो व्रत के या आपके उपवास के आधे दिन तक ही चलता है। आधे दिन में ही वो क्या हो जाता है? समाप्त। बाकी की एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है? तो पेनिकुलम एडिपोसस से प्राप्त होती है बाकी दिनों की एनर्जी। बात क्लियर हुई कि नहीं? ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है। इसको यदि हम कहें तो आपको याद रखना है कि ये जो पेनिकुलम एडिपोसस है, इसका ही काम क्या होता है? आपका लगभग एनर्जी को प्राप्त कराना होता है। अब इसमें यदि कोई कहे तो मोटे और पतले लोगों में अलग अलग होता है। पतले लोग होते हैं उनमें लगभग 5 मिलीग्राम तक होता है। जो आपकी जो इसको यदि हम कहें तो 5 मिलीग्राम ना कहो, बहुत कम होगा। जो पतले लोग होते हैं उनमें 5 किलोग्राम, और जो मोटे लोग होते हैं उनमें मैक्सिमम 20 किलोग्राम तक ये आपका पेनिकुलम एडिपोसस के रूप में पाया जाता है। इसी का प्रयोग क्या किया जाता है? जब जरूरत पड़ने पर यही भोजन के रूप में क्या है? आपका बदलता रहता है। जबकि ग्लाइकोजन वो ग्लूकोज में आधे दिन में ही क्या है? आपका बदल जाता है। ठीक है, अब जरा आगे चलते हैं। इतनी बातें तो क्लियर हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अच्छा, आरक्षित ईंधन किसे कहा गया? लेकिन आरक्षित ईंधन किसे कहा गया? ध्यान रखना, ग्लाइकोजन, इसको ही आरक्षित ईंधन कहा गया। क्यों? मनुष्य का आरक्षित ईंधन
आपका क्या है, रिजर्व फ्यूल के तौर पर कौन काम करता है, ग्लाइकोजन। मतलब थोड़ा बहुत व्यक्ति यदि रहता है आपका बिना खाने के, तो उस टाइम पर जो रिजर्व फूड के तौर पर जो रहता है उसको किसको माना गया है, इसी को माना गया है, ग्लाइकोजन को। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपन संयुक्त लिपिड पर, और संयुक्त लिपिड में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा नाम है आपको केवल संयुक्त लिपिड का, और थोड़ा सा पॉइंट संयुक्त लिपिड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद व्युत्पन्न लिपिड पर पहुंचते हैं, और व्युत्पन्न लिपिड पे ये खत्म हो जाएगा। संयुक्त लिपिड की बात करते हैं सर। संयुक्त लिपिड क्या है, जरा देखना सर, संयुक्त लिपिड किसे कहते हैं। तो संयुक्त लिपिड की बात आएगी कि संयुक्त लिपिड किसको कहा जाता है। तो संयुक्त लिपिड जरा समझना, इस संयुक्त लिपिड की बात यदि हम कहें तो संयुक्त लिपिड जो होता है वह आपका एक प्रकार से, ये जो संयुक्त लिपिड है इसको निर्माण की वसा कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको निर्माण की वसा, ध्यान रखना जरा, बताते हैं कैसे। इसको निर्माण की वसा कहते हैं। इसको निर्माण की वसा क्यों कहते हैं, तो इसको निर्माण की वसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका में, ध्यान रखना, कोशिका के अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, उस कोशिका के अंदर जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, उस प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में ये क्या करता है, सहयोग प्रदान करता है। कैसे, तो समझना, जो आपकी प्लाज्मा झिल्ली है वह प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली आपकी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये आपका जो लिपिड है ये वही संयुक्त लिपिड होता है जिसकी क्या बनी होती है, आपकी किसी भी उसकी कोशिका झिल्ली बनी होती है, सॉरी प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। तो याद रखना है क्या, कोशिका की जो आपकी कोशिका प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वह प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, आपकी लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। तो ये किसके निर्माण में, केवल ये एक प्रकार से उस प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करता है, जिस कारण इसको क्या कहा गया है, निर्माण की वसा कहा गया है। यदि हम कहें तो जरा समझना, ये किस किस के निर्माण में काम आता है, तो कोशिकांगों, ध्यान रखना, कोशिकांगों या अंगों, ये कोशिकांगों या अंगों के निर्माण में क्या आता है, काम आता है। कैसे, समझना जरा। आपने कोई छोटा कीट देखा होगा, जैसे कि अभी जितने भी आपके बरसात के मौसम में कीट आ रहे हैं, कीट पतंग जो आ रहे हैं, उनके ऊपर जो त्वचीय स्तर होता है, उनके जो कोशिकांग होते हैं, उनके वह आप देखते हो कि उनके ऊपर यदि पानी की बौछार कर दी जाए, पानी यदि फेंक दिया जाए तो पानी का विशेष प्रभाव उन कीटों पर नहीं पड़ता। आप जानते हो वो पानी से भीगते नहीं हैं। तो पानी से क्यों नहीं भीगते, क्योंकि उनके ऊपर एक हल्की पतली परत चढ़ी होती है वसा की, और वह जो हल्की पतली परत होती है वह इसी संयुक्त लिपिड की बनी होती है। ध्यान रखना, वह किसकी बनी होती है, इसी संयुक्त लिपिड की बनी होती है। तो जितने के जितने छोटे कीट पतंग होते हैं, उन छोटे कीट पतंगों की जो त्वचा होती है, जो कोशिकांग होते हैं, वह पानी में भीगते नहीं हैं। क्यों नहीं भीगते, क्योंकि उनकी त्वचा के ऊपर हल्की पतली झिल्ली की परत चढ़ी होती है। वह परत किसकी बनी होती है, वह इसी संयुक्त लिपिड की बनी होती है, वह इसी वसा की बनी होती है। साथ साथ आप मार्केट से फल वगैरह लाते हो, तो सेब हुआ, जैसे सेब पर तो आप देख सकते, सेब पर आप सेब को जब लाओ, और सेब को लाने के बाद जब आप, भाई सबसे ज़्यादा जब आप सेब को जैसे लाते हो मार्केट से, उसको मत धोइए, उसको ऐसे ही लेके आप, नाखून है आपके बड़े बड़े, तो नाखून से उसको खरोंचने की कोशिश कीजिए। आपके नाखून में एक मोम टाइप का जम जाएगा। ये मोम वैक्स वही है जो किसकी है, ये वैक्स ये संयुक्त लिपिड की ही क्या है, आपकी बनी हुई होती है। तो संयुक्त लिपिड के अंतर्गत जो वैक्स आता है, वह वैक्स क्या है, विभिन्न प्रकार से इसको क्या किया जाता है, एक प्रकार से निर्माण की वसा के तौर पर जाना जाता है कि ये क्या है, किसी भी उसके लिए क्या करते हैं, केवल एक प्रकार से निर्माण के तौर पर क्या है, आपके जाने जाते हैं। तो चाहे आपके कोशिकांगों की बात आए, चाहे जीव जंतुओं की बात आए, या आपके कोई खाद्य पदार्थ की बात आए, ये संयुक्त लिपिड क्या है, केवल निर्माण की वसा के तौर पर जानी जाती है। क्लियर रहेगा ये कि नहीं, बस केवल इतना ही पॉइंट आपको पढ़ना है। ऊतकों के निर्माण में भी ये काम आता है। विभिन्न प्रकार की ऊतकों का निर्माण भी किस वसा से होता है, तो इसी संयुक्त लिपिड से जो है वह आपका ऊतकों का निर्माण होता है। हमने आपको बता ही दिए, एग्जाम्पल आपको समझ में आ ही गए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। अच्छा, ये मोम जो है, ये मोम में क्या होता है, जो बैक्स है, इस बैक्स में क्या होता है, इस बैक्स में भी जो होता है, तो इस बैक्स में याद रखना, इसमें जो बैक्स में जो बैक्स के, यदि हम एक अणु बैक्स का लेते हैं, एक अणु यदि हम मोम का लेते हैं, तो एक अणु मोम में कितने अणु आपके जो हैं वह आपके बसा के रहेंगे। तो समझना, एक मोम अणु में जो आपके बसा के रहते हैं, वो एक जो होता है अणु, वो वसीय अम्ल का होता है। एक अणु जो होता है वह आपका एक अणु वसीय अम्ल का होता है, और
इसमें एक जो अणु होता है वो आपका किसका होता है, एल्कोहल का। तो वैक्स जो होती है वो उस वैक्स में एक अम्ल जो होता है, एक अणु बसी अम्ल का होता है और एक अणु जो होता है वह एल्कोहल का होता है। और यही वैक्स की परत आपके किसके ऊपर चढ़ी होती है, सेब के ऊपर चढ़ी होती है, जिसको आराम से आप क्या है तो कहा जाता है, सलाह दी जाती है, सेब वगैरह आप फल खाते हो तो उसको गर्म पानी से क्या है थोड़ा साफ कर लीजिए, उसके बाद उसको क्या कीजिए, सेवन कीजिए, क्योंकि ये वैक्स शरीर के लिए थोड़ा नुकसानदायक होती है। ये बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप जीव जंतुओं के जो और आपके जानवर हैं, पशु हैं, उनके बाल देखते होंगे, उनके जो बाल हैं या ऊन है, जो स्वेटर है, जिसकी ऊन जो स्वेटर है जिसको ऊन से स्वेटर बुना जाता है, उस ऊन पर भी आप पानी के किंचे मारते हो तो सहज नहीं भीगता। आपने देखा होगा कि स्वेटर को जब पूर्ण रूप से भिगो दिया जाए बाल्टी में तभी भीगेगा। वैसे स्वेटर की ऊन पर यदि आप पानी इस प्रकार से फेंक दोगे तो पानी बूंदों के रूप में क्या है उसके ऊपर अलग सा दिखाई देगा। तो वो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस ऊन पर भी कौन सी आपकी वो है, उस पर भी यही आपकी वैक्स पाई जा रही है, यही आपकी संयुक्त लिपिड पाई जा रही है। बात समझ गए। तो ये संयुक्त लिपिड का काम केवल निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता और किसी भी लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब इसके बाद आता है आपका व्युत्पन्न लिपिड। व्युत्पन्न लिपिड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं व्युत्पन्न लिपिड को, और उसके बाद ये लिपिड यानी कि वसा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। सुनिए सर, तीसरा ये व्युत्पन्न लिपिड क्या है, सुनना। यदि व्युत्पन्न लिपिड की बात की जाए कि जो व्युत्पन्न लिपिड होता है, इस व्युत्पन्न लिपिड में क्या होता है, तो व्युत्पन्न लिपिड में केवल आपको इतना ही समझना है कि विभिन्न प्रकार के जो आपके व्युत्पन्न लिपिड होते हैं उनमें केवल एक ही पढ़ना है आपको, स्टेरॉइड। और इसका प्रयोग बहुत बार बार अभी किया गया है, तो आपको स्टेरॉइड पढ़ना है। ये स्टेरॉइड क्या है, ये स्टेरॉइड एक प्रकार से आपके व्युत्पन्न लिपिड ही होते हैं जिसके कारण आपकी कोलेस्ट्रॉल की बड़ी वगैरह समस्या उत्पन्न होती है। तो केवल इसी को आपको समझना है, इसमें समझना जरा सुनिए। यदि हम कहें इसमें 2 पॉइंट पूछे जाते हैं, 2 पॉइंट क्या पूछे जाते, तो आपका एक आता है स्टीरॉइड्स, और इसी स्टीरॉइड जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है, आपके व्युत्पन्न लिपिड के अंतर्गत आता है। इसके बहुत प्रयोग हैं और ये पेपर में पूछा भी जा सकता है, क्योंकि अभी जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनमें इससे रिलेटेड प्रश्न आए हैं। और ओलंपिक वैसे भी चल रहा है, तो ओलंपिक में खिलाड़ियों की जो जांच की जाती है कि डोप टेस्ट में कौन खिलाड़ी पॉजिटिव है, कौन खिलाड़ी नेगेटिव है, कौन खिलाड़ी डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, कौन डोप टेस्ट में फेल हो गया, कौन डोप टेस्ट पास कर गया, तो उसका निर्धारण भी किससे किया जाता है, इसी संयुक्त लिपिड के माध्यम से किया जाता है। कैसे, समझिए जरा। यहाँ पर देखना आप, यहाँ पर यदि हम कहें तो ये जो है आपकी जो वसा है, व्युत्पन्न लिपिड, ये वसा का ही एक रूप है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टेरॉइड। हम सीधा स्टेरॉइड पर ले चलते हैं, वहीं से प्रश्न आते हैं। तो बीच के जो टर्फीन्स वगैरह है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके किसी काम के नहीं है, तो फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, सीधा पढ़ते हैं स्टेरॉइड। तो स्टेरॉइड के बारे में समझाना है आपको कि स्टेरॉइड क्या है। तो स्टीरॉइड है या स्टेरॉइड्स है, एक ही चीज़ है। ये स्टेरॉइड्स लिखा हो या इस प्रकार से स्टीरॉइड्स लिखा हो तो भी वह चलेगा, परेशान नहीं होना आप। स्टेरॉइड्स लिखा हो या स्टीरॉइड्स लिखा हो एक ही बात है। इस स्टेरॉइड या स्टेरॉइड्स की क्या विशेषता है थोड़ा समझते हैं। इसमें देखना आप, ये जो स्टेरॉइड होता है इसको व्युत्पन्न लिपिड को ही हम क्या मान लिया, हमने स्टेरॉइड मान लिया कि व्युत्पन्न लिपिड क्या है आपका, एक प्रकार से वसा का एक रूप है जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेरॉइड कहते हैं, स्टीरॉइड कहते हैं। अब इस स्टीरॉइड की क्या विशेषता, इस स्टीरॉइड की विशेषता कहते हैं, ध्यान रखना कि यदि वसा में घुलनशील, ध्यान रखना ये स्टीरॉइड वह हैं
जो वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड होते हैं, ध्यान रखना, इनकी बात यदि कहें कि ये जो आपके हैं ये वसा में घुलनशील, ध्यान रखना, एक लाइन लिख लेना इस स्टीरॉयड के लिए, वसा में घुलनशील ऐसे, वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड होते हैं ऐसे लिपिड होते हैं जिनमें वसीय अम्ल नहीं होते, जिनमें वसीय अम्ल नहीं होते। अब समझना यार क्या कहा हमने कि ये वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड होते हैं जो आपके क्या नहीं होते हैं, वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड पदार्थ होते हैं जिनमें वसीय अम्ल नहीं होते। अब देखना, वसीय अम्ल नहीं रहेंगे और जो आपके ये स्टीरॉयड क्या करेंगे, वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड होंगे जो आपके होंगे तो स्टीरॉयड, ये आपके घुलनशील ऐसे लिपिड पदार्थ होते हैं वसा में, ये वसा में क्या कर जाते, घुल जाते। तो वसा में घुल जाएंगे, तो वसा में घुलने से क्या होगा, स्टीरॉयड का मतलब है सीधा सीधा एक व्यक्ति के शरीर में, समझना, एक व्यक्ति के शरीर में, जो व्यक्ति दौड़ने में, जैसे कि एक व्यक्ति दौड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति भी दौड़ रहा है, दोनों बराबर दौड़ते हैं। अब एक व्यक्ति को आपको जिताना है तो उसको कुछ समय के लिए उत्साहवर्धक कुछ ऐसी चीज प्रदान कर दी जाए कि वह दूसरे व्यक्ति से क्या निकल जाए आगे। तो उसको क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की, अब तो मार्केट में मिलती जुलती सी स्टेरॉइड से अब तो मार्केट में क्या आने लगी हैं, दवाएं भी आने लगी हैं स्टेरॉइड की, स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दिए जाते हैं। जो बॉडी बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं वो स्टेरॉइड इंजेक्शन लेते हैं, बड़ी बड़ी उनकी हैवी बॉडी बन जाती है, लेकिन बाद में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये वसीय अम्ल नहीं है, लेकिन ये वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड होते हैं जो उसकी वसा में घुल जाएंगे और मनुष्य के अंदर वसा में घुल करके उस मनुष्य की शक्ति को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। एक प्रकार से ये स्टेरॉइड क्या कहलाते हैं, शक्ति वर्धक के रूप में काम करते हैं। तो जो आपके खिलाड़ी खेलने के लिए जाते हैं ओलंपिक वगैरह में, उनकी जांच की जाती है, उनकी जांच की जाती है कि ऐसा तो नहीं इनमें स्टेरॉइड की मात्रा मिली हुई हो, इनके शरीर में जो आपका वसा है जो शरीर के अंदर, उसमें स्टेरॉइड की मात्रा है। यदि स्टेरॉइड की मात्रा है तो भाई आपका सामान्य प्रतिभागी नहीं हुआ, वो क्या हुआ, एक प्रकार से क्या पाया गया उसको कि आपने कोई डोज ली है जिसके कारण से आप क्या कर रहे हो, नेचुरल प्रतिभा नहीं है आपकी, आपने क्या है कृत्रिम तरीके से अपनी प्रतिभा को क्या है आगे बढ़ाया है। तो उसको डोप टेस्ट में क्या कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है। यदि उसके शरीर में स्टेरॉइड की मात्रा अधिक मिलती है तो उसको क्या किया जाता है, डोप टेस्ट में फेल करके उसको क्या कर दिया जाता है बाहर। क्योंकि ओलंपिक ऐसे गेम्स हैं जिनमें केवल किसका प्रदर्शन किया जाता है, व्यक्ति की प्राकृतिक नेचुरल पावर को ही आंका जाता है। और यदि व्यक्ति किसी स्टेरॉइड का इस्तेमाल करके आया हुआ है तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता। बात समझ गए, ये बात आपको, जैसे योगेश्वर दत्त हों, वो पहले आपके जो जीते हुए थे वो आपका रजत पदक जीते हुए थे, लेकिन उनका वही पदक कांस्य पदक में बदल गया था। क्यों, क्योंकि जो कांस्य पदक विजेता था वो आपका डोप टेस्ट में फेल हो गया था। जीतने के बाद पदक जीत गया, तो उसके बाद जब पता चला कि इसका डोप टेस्ट नेगेटिव आया है तो उसको बाहर कर दिया। तो ये आपके ऊपर वाली पोस्ट पर पहुंच गए थे बिना लड़े ही। तो और जो पहले नंबर पर जिसने गोल्ड पाया था उसकी भी जांच चल रही है, यदि वो भी पॉजिटिव पाया गया तो फिर ये आपके जो योगेश्वर दत्त हैं इनको क्या है वो गोल्ड प्रदान कर दिया जाएगा उस टाइम का। तो वही है, इसकी जांच किसके माध्यम से की जाती है, स्टेरॉइड की। तो ये क्या करते हैं, त्वचा के अंदर पहुंच करके व्यक्ति की नेचुरल क्षमता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब कैसे बढ़ाते हैं, अब वो अंदर पड़ते हैं। बात समझ गए, डायरेक्ट जो आपके डॉक्टर हैं वो इनसे मिलते जुलते स्टेरॉइड क्या है बनाने लगे हैं। तो मिलते जुलते स्टेरॉइड बनाने लगे हैं जो वसा में क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के डॉक्टर हैं वो अच्छे काम के लिए भी काम करते हैं और आपके विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यों के लिए भी उनको प्रयोग करते हैं। जरा देखना, इन स्टेरॉइड की बात की जाए तो इन स्टेरॉइड में हमने आपसे कह दिया क्या है, ये विभिन्न प्रकार के स्टेरॉइड हैं जो वसा में क्या होते हैं, घुलनशील ऐसे लिपिड पदार्थ होते हैं जिनमें क्या नहीं होते हैं, वसीय अम्ल नहीं होते। और ये क्या कहलाते हैं, तो याद रखना ये वसीय अम्ल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपका पूछा जाए
कि जो आपका स्टेरॉइड का एक आध एग्जाम्पल कोई बताए, तो जंतुओं में पाई जाने वाली जो वसा होती है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है वह कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार से इसी स्टेरॉइड का उदाहरण है। ध्यान रखना, जो कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल जैसे कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, ये कोलेस्ट्रॉल भी एक प्रकार से इसी स्टेरॉइड का क्या है, एक एग्जाम्पल है। जो कहाँ पाया जाता है ये कोलेस्ट्रॉल, तो ध्यान करो, कोलेस्ट्रॉल को हमने आपको बताया था कि जंतु वसाओं में ये पाया जाता है। ध्यान करो, अत्यधिक दूध, अत्यधिक घी, अत्यधिक मलाई का सेवन करने वाले के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे रक्तचाप बढ़ने लगता है, हृदय संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, एक प्रकार से स्टेरॉइड भी है। भारत की एक वर्तमान में जो आपकी अभी ओलंपिक क्वालिफाई 2021 की टोक्यो ओलंपिक के लिए जो महिला गई, एक व्यक्ति गए थे, उनको डोप टेस्ट में फेल कर दिया गया। उनमें किसकी मात्रा बढ़ी हुई थी, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी हुई थी। लेकिन नियम तो नियम है सर, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को किसके अंतर्गत रखा गया है, स्टेरॉइड के अंतर्गत रखा गया। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक पाई जाती है, भाई आप मेहनत कर रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, तो आपके शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वह अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन यदि आप मेहनत वाले वर्क नहीं कर रहे हो, तो ये जंतु वसाओं का यदि आप अत्यधिक सेवन करते हो तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो अभी वर्तमान में हम नाम मिस कर गए दिमाग से, उनका नाम क्या है, उनको हाल ही में कोई पुरुष हैं जिनको बाहर कर दिया है कि आप इस किलोग्राम वर्ग में खेल ही नहीं सकते। आप 58 किलो वर्ग में खेलने आए हो, लेकिन आपका वजन तो इससे अधिक है। क्यों? क्योंकि आपके में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या है, अधिक है। तो उनको क्या कर दिया गया, खेलने से रोक दिया गया। टोक्यो ओलंपिक की ही बात है। तो यहां पर याद रखना, ये उदाहरण हमने बताया है कोलेस्ट्रॉल, ये किसका है, एक प्रकार से ये जंतु वसाओं का ही उदाहरण है। तो जंतु वसाएं हमने आपको पढ़ाया ही है, आप तो ये नॉर्मल सी बात है, आप जानते हो डॉक्टर के पास कि यदि आपने अत्यधिक दूध का सेवन किया, सुबह शाम खूब मलाई की को बिल्कुल लेटे रहे, कुछ काम नहीं किया, तो निश्चित सी बात है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी तो डॉक्टर कहेगा तुम कोलेस्ट्रॉल, तुम घूमते फिरते नहीं हो, तुम्हारी त्वचा क्या हो गई है, मोटी हो गई है, तुम्हारी रक्त धमनियों में रक्त जो है ना वो सही से प्रवाह नहीं हो रहा है, तो हृदय को क्या है, आघात होगा, हार्ट अटैक होगा, हृदय संबंधी बीमारी हो जाएंगी, रक्तचाप बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, विभिन्न प्रकार की समस्या हो जाएंगी। तो उनसे कहते तुम घूमो और तुम जंतु वसाओं का सेवन कम करो, तुम पादप वसाओं का सेवन अधिक करो, तुम फल वगैरह ज़्यादा खाओ, तुम दूध वगैरह कम खाओ। तो उनको क्या किया जाता है, क्योंकि जंतु वसाएं जो है पचाने के लिए क्या होती हैं, सहज रूप से इनका पाचन नहीं होता, इनका पाचन कठिन है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के बॉन्ड क्या है, आपके टाइटली बंधे हुए होते हैं, जबकि वनस्पति वसाओं में हाइड्रोजन के बॉन्ड दूर दूर होते हैं। बात समझ गए? बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए सुनिए, कोलेस्ट्रॉल। अब थोड़ा कोलेस्ट्रॉल को समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो फिर कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का पाया जाता है, एक होता है HDL, एक होता है LDL। LDL कोलेस्ट्रॉल, कौन सा कोलेस्ट्रॉल कम होगा, कौन सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना चाहिए, कौन सा कोलेस्ट्रॉल मनुष्य के लिए लाभदायक है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल मनुष्य के लिए नुकसानदायक है, अब इसको पढ़ना है। तो ये कोलेस्ट्रॉल को पढ़ लेते हैं, समझना। यहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल आपके दो रूपों में पाया जाता है। एक प्रकार से कोलेस्ट्रॉल नहीं, ये कहते हैं हम इसको कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन समझना जरा, इसको हम कहें तो इसको कहा जाता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल। यानी कि कोलेस्ट्रॉल के जो दो रूप हैं, इनमें कहा जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो इसको भी समझते हैं, कौन सा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, कौन सा आपका बुरा कोलेस्ट्रॉल है। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी समझते हैं कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। यहाँ पर आपको याद रखना है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि बुरा कोलेस्ट्रॉल है वह शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियां का मतलब है हृदयघात संबंधी बीमारी, रक्तचाप संबंधी बीमारी, किसके माध्यम से प्राप्त होती है, बुरा कोलेस्ट्रॉल। तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कौन नियंत्रित करता है, HDL, और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कौन नियंत्रित करता है, LDL। अभी पहुंचते हैं LDL HDL क्या है, उसके हम आपको फुल फॉर्म भी सब बताएंगे। पहले कोलेस्ट्रॉल को समझना। ये आपको हमने यहाँ से लेके चले व्युत्पन्न लिपिड, यह वसा का ही एक रूप है व्युत्पन्न लिपिड। किस प्रकार की वसा है, हमने वो एक उदाहरण ले लिया, स्टीरॉइड। स्टीरॉइड क्या है, या स्टीरॉइड कहें या स्टेरॉइड्स कहें, ये वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड पदार्थ होते हैं जो वसीय अम्ल नहीं होते, और जिसमें स्टीरॉइड की मात्रा अधिक आई, समझ लो कि उसको क्या कर दिया जाता है, डोप टेस्ट से बाहर कर दिया जाता है।
और ये जो आपका स्टेरॉइड है इसका ही एक उदाहरण क्या ले लिया हमने, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल किस में पाया जाता है, जंतु वसाओं में। तो जो जंतु वसाओं का अत्यधिक सेवन करेंगे लेकिन मेहनत का काम नहीं करेंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बड़ा होगा, और कोलेस्ट्रॉल बड़ा होगा तो उसकी मात्रा वो किसके रूप में शो की जाएगी, वहां पैरामीटर पर स्टेरॉइड के रूप में शो की जाएगी, और वह डोप टेस्ट में क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल भी कहें तो कोलेस्ट्रॉल भी कैसा होता है, कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल किससे नियंत्रित होता है, बुरा कोलेस्ट्रॉल किससे नियंत्रित होता है, यदि शरीर में एलडीएल की मात्रा बढ़ रही है बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, यदि शरीर में एचडीएल की मात्रा बढ़ रही है आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल बुरे कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो बेहतर क्या माना जाता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना है। अब अच्छे कोलेस्ट्रॉल बुरे कोलेस्ट्रॉल पे पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये बातें समझ में आ रही कि नहीं, कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, बताइए। ये बातें समझ में आ रही कि नहीं, बताइए। थोड़ा सा हम इसको हटा दें। कितना टाइम हुआ भैया, ठीक है ख़त्म हो जाएगा बस। ठीक है, ये है कोलेस्ट्रॉल। यदि बात करें कोलेस्ट्रॉल की कि आखिर आपका कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो ये कोलेस्ट्रॉल, ये थोड़ा हमने गलत लिख दिया सर, एक मिनट, ठीक है अब सही है। कोलेस्ट्रॉल ये आता है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो वैसे तो कोलेस्ट्रॉल दो रूपों में माना जाता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल, लेकिन रासायनिक रूप से जो कोलेस्ट्रॉल है वह तीन रूपों में पाया जाता है। तो याद रखना, रासायनिक रूप से जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो आपका तीन रूपों में पाया जाएगा। ये तीन रूप कौन कौन से हैं, पहला आता है आपका LDL, दूसरा आता है HDL, और एक आपका जिसको हम कहते हैं, इसी का नाम आपका आता है ट्राइग्लिसराइड। तो ये आपका ट्राइग्लिसराइड भी एक प्रकार से क्या है, इसी में प्रयोग किया जाता है। तो अभी ट्राइग्लिसराइड को बाद में समझते हैं, पहले हम समझ लेते हैं LDL और HDL क्या है। LDL की यदि बात कहें तो LDL का मतलब है लो डेंसिटी, ध्यान रखना। इस HDL का मतलब है, ध्यान रखना, लो डेंसिटी। इसका मतलब है लो डेंसिटी आपका लाइपोप्रोटीन। तो ये आपका जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको आप कह सकते हैं लघु घनत्व लाइपोप्रोटीन। इसी में आपका जो HDL है इसको कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो ये एक प्रकार से क्या है, इसके बारे में भी हम आपको समझा देते हैं। ठीक है बस सर।
अब जरा समझना, LDL, यदि बात करें LDL की, तो शरीर में यदि इसकी मात्रा बढ़ेगी, शरीर में यदि इसकी मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित सी बात है कि जब जब शरीर में इस लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन की मात्रा LDL की मात्रा बढ़ेगी तो आप ध्यान रखना बीमारी का खतरा बढ़ेगा। ध्यान रखना, इसमें लिख लेना क्या कि जब जब आपकी शरीर में इसकी मात्रा बढ़ती है तो शरीर में इसकी मात्रा बढ़ती है जिसके कारण धमनी रोग उत्पन्न हो जाता। कौन सा रोग? धमनी रोग। हमने आपको क्या बताया था? धमनी संकीर्णता रोग क्या हो जाता है उत्पन्न, जिसके कारण धमनियां संकीर्ण हो जाती और ब्लड सर्कुलेशन में क्या होती है? दिक्कत होती है। लेकिन दूसरी तरफ यदि HDL की बात करें तो HDL जो होता है वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होती है, जिसको आप वृहद घनत्व लाइपोप्रोटीन कहते हैं। इसकी मात्रा जब शरीर में बढ़ती है तो यह क्या होती है? यह आपके शरीर के लिए क्या कहलाती है? लाभदायक कहलाती है। तो आपको याद रखना, ये धमनी रोगों को, ये जो है आपका, ये धमनी रोगों को रोकता है। ये क्या करता है? धमनी रोगों को रोकता है। तो जब ये धमनी रोगों को रोकेगा तो बेहतर होगा कि HDL का मान बढ़ाया जाए और आपका LDL का मान फिक्स रखा जाए। भाई ऐसा भी नहीं है कि LDL समाप्त कर दो, ऐसा भी नहीं। इस LDL का मान जो होना चाहिए वह केवल 5 होना चाहिए और इसका मान लगभग 15 से 20 होना चाहिए। जरा हम समझाते हैं आपको ये 5 क्या, ये 20 क्या। लेकिन पहले आपको 2 चीज़ें समझ लो। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो रासायनिक रूप से 3 रूपों में पाया जाता। उन 3 रूपों में जो होता है रासायनिक रूप से, एक LDL होती है, एक HDL होती है, एक ग्लाइको आपका ट्राइग्लिसराइड होती है। ये जो LDL है ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, मतलब जो आपका मनुष्य के शरीर के अंदर जो आपका प्रोटीन है उस प्रोटीन के अंदर जो आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, एक होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये किसके लिए काम आता? शरीर में जब इसकी मात्रा बढ़ती है LDL, ध्यान करो, जब आप जाते हो ब्लड टेस्ट कराने, तो ब्लड टेस्ट में कराने के लिए जब आप जाते हो तो वो डॉक्टर कैसे बता देता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। वहाँ पर जब आप जाते हो तो आप काउंट किया जाता है LDL और HDL, ये दोनों की दोनों चीज़ें आपकी काउंट की जाती हैं। वहाँ आप देखते होगे कि LDL की जांच, कितनी LDL की मात्रा आई, HDL की मात्रा कितनी आई। यदि LDL की मात्रा बड़ी है तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बड़ी है। यदि LDL की मात्रा फिक्स है, कम है, तो आप क्या हो? आप सामान्य हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। HDL की मात्रा यदि अधिक है आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है? धमनी रोगों को रोकता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब जरा पॉइंट पढ़ते हैं जरा और। ये ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड समझना जरा, ट्राइग्लिसराइड का क्या काम है। जो ट्राइग्लिसराइड होगी, इस ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड बढ़ने पर, ध्यान रखना, शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ने पर LDL का मान बढ़ने लगता है। किसका मान? LDL का। यदि ट्राइग्लिसराइड का मान बढ़ेगा तो निश्चित सी बात है आपका LDL का मान बढ़ेगा। और ट्राइग्लिसराइड, ध्यान करो, हमने आपको स्टार्टिंग में ही सरल प्रोटीन, सरल लिपिड के अंतर्गत इस ट्राइग्लिसराइड को पढ़ाया था। ये किसका एक रूप कहलाता है? इसी कोलेस्ट्रॉल का एक रूप कहलाता है। कि यदि आप अधिक मात्रा में ट्राइग्लिसराइड का उपयोग कर रहे हो तो निश्चित सी बात है कि इसकी मात्रा बढ़ने पर शरीर में LDL की मात्रा बढ़ेगी और LDL की मात्रा क्या होगी? शरीर के लिए नुकसानदायक होगी। और आपको ये हम पढ़ा चुके, ये आपको याद होना चाहिए। याद है कि नहीं? ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। हमने ये आपको पढ़ाया है, ये आपको हमने आपको क्या है? आपको पढ़ाया है। आप भूल गए तो हम नहीं कह सकते वो, लेकिन ये हमने आपको उस दिन पढ़ाया था। और अब आगे चलते हैं सर, इसी में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। बस एक लास्ट पॉइंट और इसमें रह गया है, उसको सुनिए जरा, सुनिए। ये ट्राइग्लिसराइड है क्या? तो शरीर में जो कैलोरी बच गई है, जिस कैलोरी का प्रयोग शरीर के द्वारा नहीं किया गया, यानी कि शरीर में जो कैलोरी बच गई, जिस कैलोरी का प्रयोग शरीर के द्वारा, जिस कैलोरी का उपयोग नहीं किया गया, वो शरीर की अप्रयुक्त कैलोरी हुई। तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? शरीर में अप्रयुक्त कैलोरी जो होती है वही आपकी क्या कहलाती है? ट्राइग्लिसराइड कहलाती है। यानी कि शरीर में अप्रयुक्त कैलोरी का जो रूप होता है वही रूप क्या कहलाता है?
ट्राइग्लिसराइड कहलाता है। और ये ट्राइग्लिसराइड की मात्रा वैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे एलडीएल का मान क्या है, बढ़ता जाता है। और एलडीएल क्या है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और जबकि एचडीएल मात्रा किसकी बढ़नी चाहिए, एचडीएल की मात्रा बढ़नी चाहिए। और एचडीएल की मात्रा यदि बड़ी रहेगी, एलडीएल की मात्रा कम रहेगी, तो निश्चित सी बात है कि व्यक्ति क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ये एचडीएल अच्छा माना जाता है क्योंकि ये धमनी रोगों को रोकता है। और यदि एलडीएल की मात्रा शरीर में बढ़ गई है तो ये धमनी रोगों को क्या करता है, बढ़ाता है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बताइए सर, कोई दिक्कत तो नहीं? पहले ये बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये बताओ पहले हमें, फिर हम 2-3 पॉइंट और लिखा दें आपको। बताओ, ठीक है? सुनो, स्टेरॉइड जो है वह स्टेरॉइड, अब थोड़ा सा स्टेरॉइड के बारे में थोड़ा सा और हमने आपको बताया था, यहाँ लिख देते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। जो स्टेरॉइड बताया था, ध्यान करो, स्टेरॉइड बताया था, इस स्टेरॉइड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। स्टेरॉइड के बारे में क्या बताया था? ये एक प्रकार से जो स्टेरॉइड है ये आपकी एक व्युत्पन्न वसा है, ये हम बता चुके। और व्युत्पन्न वसा है तो इसके कारण इसका प्रयोग कहाँ होता है, शक्तिवर्धक दवाओं के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? शक्तिवर्धक दवाओं के रूप में। और शक्तिवर्धक दवाओं के रूप में किया जाता तो जो डोपिंग टेस्ट में जो खिलाड़ी जाता है उसके रक्त और आपकी पेशाब की जांच के माध्यम से उसके शरीर में इसके स्तर को मापा जाता है कि इस स्टेरॉइड की मात्रा उसके शरीर में कितनी है। और यदि वह उसके शरीर में स्टेरॉइड यदि बढ़ा हुआ होता है तो वह डोप टेस्ट में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो ओलंपिक खिलाड़ी हो या कोई भी खिलाड़ी हो जो खेलने के लिए जाता है उसके लिए उसमें किसकी जांच होती है, तो डोप टेस्ट में इसी स्टेरॉइड की जांच की जाती। और स्टेरॉइड की जांच कैसे होती है, मनुष्य के शरीर के ब्लड से और उसकी यूरिन से, यानी कि उसकी पेशाब से, तो वहाँ से इसकी जांच की जाती है। तो जितने के जितने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो उन सभी की जांच क्या है, इन्हीं के माध्यम से की जाती है। और यदि वह डोप टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको खेलने से रोक दिया जाता है। बात समझ गए? ये हम बता भी चुके हैं, फिर से हमने आपको बता दिया। ध्यान करो, अभी जो आपका रोग चल रहा था कोविड-19, इस कोविड-19 में आपने देखा होगा दूसरी सेकंड वेव आई, तो सेकंड वेव में आपने देखा होगा डॉक्टरों ने बहुत अधिक स्टेरॉइड का प्रयोग किया। तो स्टेरॉइड का प्रयोग दवाओं के रूप में किया गया, जिसमें उन्होंने क्या किया, स्टेरॉइड का मतलब है कि हम स्टेरॉइड यदि दे देंगे तो हमें स्टेरॉइड, जैसे आज स्टेरॉइड लिया है, समझना, तो एक निश्चित मात्रा में लिया जाता है कि स्टेरॉइड की दवा आपको कब लेनी है। क्योंकि यहाँ पर भी जो स्टेरॉइड है इनको दिया जाता है, लेकिन ये काम कब करता है, तो जैसे कि अब तुम जा रहे हो खेलने, तो खेलने से कुछ दिन पहले इसका एक टाइम पीरियड होता है कि 6 से 7 दिन बाद इस स्टेरॉइड क्या है अपना चरम सीमा पर रहेगा और अपना काम करेगा ब्लड में, वसा में घुल करके। तो जब खिलाड़ी जाते हैं तो उसके कुछ दिन पहले ही ले लेते हैं कि ओलंपिक खेल के पहले ही, और जब पहुंचते हैं तो वह स्टेरॉइड अपना पूरा पीक टाइम होता है और स्टेरॉइड बढ़िया काम करता है, व्यक्ति को शक्तिवर्धक के तौर पर काम करता है। ठीक इसी प्रकार इसी स्टेरॉइड का प्रयोग कहाँ किया गया, जब कोविड-19 की जो सेकेंड वेव आई उसमें जो आपके बाहर से वायरस जो अटैक कर रहा था कोविड का, तो पहले इस व्यक्ति को स्टेरॉइड दे दिया। तो पहले स्टेरॉइड दे दिया तो पहले तो शांत रहते हैं, अपना शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले देखता है कि मतलब जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, देखना जैसे होता क्या है इसमें, जो आपका जो कोविड वगैरह है इसमें एक रोग आया था, ध्यान करो, ब्लैक फंगस। उसमें किसकी मात्रा को प्रदर्शित किया गया था, स्टेरॉइड के इंजेक्शन और स्टेरॉइड जो दवाओं का प्रयोग किया गया था उसका ही एक प्रतीक स्वरूप निकल के आया था कि ये जो ब्लैक फंगस रोग है वो किसके कारण फैल रहा है, स्टेरॉइड